ये मांगे ऐसा नहीं है कि पहली बार, ये मांग पहली भी होती रही है कि क्यों ना प्राइवेट सेक्टर को भी इन्वॉल्व किया जाए अगर हमें और ज़्यादा से ज़्यादा क्षमता बढ़ाना है। लेकिन अब उस पर विचार हो रहा है। कितना बड़ा बदलाव आएगा? तो सुमित जी, थैंक यू वेरी मच। आपके प्रोग्राम में आने में मैं सदैव बड़ा हर्षित फील करता हूं, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं, वो डायरेक्ट आंसर है। सबसे बड़ी बात यह है, जितना हर्ष हम सबको होगा वो उसका मैं अंदाजा इसलिए नहीं इसलिए नहीं मैं एक्सपेक्ट कर सकता, क्योंकि यही सबसे बड़ी कमी थी। ये हमारी पॉलिसी में कमी थी कि हम प्राइवेट इंडस्ट्री को लगाना नहीं चाहते थे। क्यों? कोई कारण था, ब्यूरोक्रेटिक थिंकिंग में कोई ऐसी पॉलिसी का लाइन थी कि जो हमें बाध्य करती थी कि हम प्राइवेट इंडस्ट्री को आने ही ना दें। इसलिए मैं साउथ ब्लॉक रहने के बाद भी नहीं समझ पाया क्यों कि ये पर है बड़ी भारी साजिश थी। क्यों हमने प्राइवेट इंडस्ट्री को नहीं आने दिया? अब वे थैंकफुल टाटा, एल&टी और इंडस्ट्रीज आ रही हैं। वेरी गुड, वेरी हैप्पी। गोदरेज जैसी इंडस्ट्री आ रही है, वीआरएक्स लेकर, सब ठीक है। पर अब इस बात का फायदा ये होगा कि जब लड़ाई होती है, मैं सिंपल टर्म में समझाता हूं, आंकड़े तो बाद में आएंगे। जब लड़ाई होती है, विद इन 1 वीक आपकी 30% सर्विसिबिलिटी आज डाउन हो जाती है, और स्पेयर पार्ट्स ना मिले, कैनिबलाइजेशन करे। कैनिबलाइजेशन का मतलब कि अगर स्पेयर पार्ट नहीं तो किसी खड़े हुए जहाज से सामान निकाल के उसमें लगा दिया, कर करके आपका 15 दिन के अंदर 50% से डाउन हो जाती है सर्विसिबिलिटी। इसका मतलब यह है आपकी मारक क्षमता, लड़ाई की क्षमता कम हो जाती है, क्योंकि आप बाहर के सामान पे डिपेंड कर रहे हैं जो सोने के भाव बेचना शुरू कर देते हैं। आप कितना सामान हम रख लेंगे, जैसे चींटी अनाज भंडार भर देती है, ऐसा हम नहीं कुछ कर सकते। क्वेश्चन सारा ये है, हमको अपनी खुद की इंडस्ट्री होनी चाहिए। when required we are straight away don't have to run outside everywhere। और फिर दूसरी बात है, यही माल हम जब बेचेंगे बाहर और अपना एयरक्राफ्ट बेचेंगे, हम वी बिकम अ सप्लायर, वी बिकम अ डेवलपर, तो बात डिफेंस इंडस्ट्री की दूसरी हो जाती है। अब हमारी जो फाइटिंग कैपेबिलिटी ही नहीं बढ़ जाती, इकोनॉमिक कैपेबिलिटी बढ़ जाती है। ये सारा का सारा जो है, इसको सोच विचार करके तेजस में इतनी देर लग रही थी, और पॉलिसी चेंज के बाद पॉलिसी चेंज हो रही थी। यहां तक कि यह था कि एक टाइम साउथ ब्लॉक में सीनियर एयरफोर्स ऑफिसर्स ने इनको कहा था ये प्रोजेक्ट फ्रॉड है। मैं वहीं था, ये बात कह दी थी किसी ने। अरुणाचलम जो उनके चीफ साइंटिस्ट है, उनका अरुणाचलम इज अ होक्स, ये बातें सुनने को आई। और अब देखिए, विद दिस रिजीम, विद मोदी साहब एंड अटल बिहारी वाजपेयी साहब, तेजस इज बिकम अ फाइटर टू रेकन विद। पर अभी भी मैं बता दूं, ये बात कोई नहीं कहेगा आपको, देयर आर लॉट ऑफ फोर्सेस बिहाइंड विच डू नॉट वांट टू सी ये तेजस डेवलप हो। जैसे HF-24 को ग्राउंड किया था, जो मैंने फ्लाई किया था, रशिया ने हमारे आर्म्स ट्विस्ट करके 3 स्क्वाड्रन ग्राउंड करा के MiG-23 ऐड करवाए थे। यही कहीं हमारे तेजस के साथ ना हो। और ये मैं देख रहा हूं, जो क्या ये लोग बात करते हैं, ये बात आ रही है बीच में। तो इसको सावधानी बरतेंगे। और हमें पता है हमारी प्राइम मिनिस्टर की टीम अब कोई झांसे में नहीं आएगी किसी के। एंड ग्रुप कैप्टन झा बैठे हैं, ये वर्क इन दिस एटमॉस्फेयर, ही विल बेयर मी आउट। क्वेश्चन सारा ये है, तेजस को डेवलप करने के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, आप एवियोनिक्स बना लेंगे, लैंडिंग गियर बना लेगा टाटा, और फ्लैप जैक बना लेंगे, ये सब लड़ाई में कटिंग एज नहीं है। हमारा प्रॉब्लम है इंजन एंड मेन फाइटिंग आर्म्स, मेन मिसाइल्स, मेन एवियोनिक्स। वो इंजन जो जब तक हम GE-414 का रिप्लेसमेंट इंडिया में नहीं बनाएंगे, कावेरी जैसे प्रोजेक्ट को और ऊपर नहीं करेंगे, तेजस आपको जो 324 एयरक्राफ्ट जो आपने सोचा हुआ है वो नहीं हो पाएगा। ये सारा का सारा आपको ये देखना पड़ेगा कि किस तरीके से आप अपनी पूरी की पॉलिसी चेंज करके किस तरीके से आप ये इस इंजन को डेवलप करते हैं। तो मैं होप कर रहा हूं कि अब जैसे तेजस में प्राइवेट इंडस्ट्री को इंडक्ट करना शुरू कर दिया है, अब आपने बिल्कुल ठीक कहा ओपनिंग सेंटेंस में, अमेरिका हैरान है, रशिया हैरान है। क्यों नहीं हैरान होंगे? वो अब Su-57 लेके बैठा हुआ है, वो F-35 लेके बैठा हुआ है।
होपिंग लाइक हेल कि हम मास परचेज कर लें उनसे और फिर उनके सामने गिड़गिड़ाते रहें फॉर टाइम्स टू कम, जैसे कि हम सारे जहाजों के लिए कर रहे हैं, कि चाहे रफाइल हो चाहे कोई हो, सब अपना अपना धंधा कर रहे हैं, सब अपनी अपनी पैसा कमा रहे हैं हमारे पे। तो हमको इससे बचना होगा। ये जो स्टेप जो उठाया और ये जो डिस्कशन आप कर रहे हैं, ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, 40 साल पहले। जी पर बिल्कुल। देर आए दुरुस्त आए। थैंक यू वेरी मच। ग्रुप कैप्टन वीएन झा साहब भी हैं, और झा साहब यहां पर भी अभी हाल के दिनों में देखा गया एयर चीफ मार्शल को कहीं ना कहीं उनका एजिटेशन दिखा कि साहब एचएएल पर हमें भरोसा नहीं है, ये कहना पड़ गया कि आप देरी पर देरी किए जा रहे हैं डिलीवरी में। तब जाकर अब ये कमेटी बनाई गई और रक्षा सचिव की अगुवाई में कहा गया कि भाई कमेटी बनाइए, डिलीवरी में देरी हो रही है, सप्लाई चेन में दिक्कत है, क्या है नहीं है। अब एचएएल को हम बार बार कहते रहें और वो ऑर्डर नहीं डिलीवर कर पा रहे हैं, तो उसका विकल्प ढूंढा जाना चाहिए। एयर चीफ मार्शल की नाराजगी के बाद यह कदम उठाया गया। जी स्मिथ जी, आपके सारे दर्शकों को नमस्कार। मैं आपको ये बता दूं कि मैं एलसीए में जो इंडिजिनस एक 11 LRU के सिस्टम्स में मैं काम कर चुका हूं। मैं डीआरडीओ में था और मैं जानता हूं भली भांति कि क्या चीज़ होता है। और 2009 में ही हमने एक एक्सपेरिमेंट किया था कि उन दिनों में, यूपीए के दिनों में, हमें फंड्स बहुत लिमिटेड मिलते थे। तो हमारी डीआरडीओ की लैब ने एक नया एक्सपेरिमेंट किया था, पीपीपी मॉडल, प्राइवेट पब्लिक पार्टिसिपेशन मॉडल, जिसमें कि जो जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग थी उसने प्राइवेट के साथ में एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, और वो था डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट में। जब ये एयरक्राफ्ट सफल हो गया, अब जब इसके लिए कि डिमांड्स बढ़ गए, तो उसके बाद सबसे बड़ा कंसर्न यही था इंडियन एयरफोर्स का कि एचएएल का जो रेट ऑफ प्रोडक्शन होता है, वो हमने हॉक में भी देखा था, वो हमने सू में भी देखा था कि काफ़ी स्लगिश था। जो डिलीवरी मैकेनिज्म था काफ़ी स्लगिश था, और यही कारण था कि जब रफाल की भी बात हो रही थी तो सर्विस काफ़ी सर्कमस्पेक्ट थी कि ठीक है आप 120 जहाज बनाएंगे, लेकिन उसका डिलीवरी का पीरियड क्या होगा। वो अगर उसी तरह रहा जैसे चल रहा था तो ये किसी काम का नहीं है। तो इसमें एक पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन जो शुरू हुआ था, इसी को मोदी जी ने थोड़ा सा सशक्त किया था। जिस दिन ये साइन हुआ था पहले 83 एयरक्राफ्ट का जो कॉन्ट्रैक्ट, उसमें एचएएल ने बड़ा क्लियर वर्ड में कहा था कि आई कैन ओनली गिव यू अबाउट 4 एयरक्राफ्ट पर ईयर। तो एयरफोर्स ने कहा था कि इससे काम नहीं चलेगा। तब मोदी जी ने इंटरवीन की थी और उन्होंने अपने डिफेंस सेक्रेटरी को लगा के और फिर यहाँ पे एचएएल में बात करके यहाँ पे प्राइवेट पार्टनरशिप में आज के दिन में लगभग 19 से 20 एयरक्राफ्ट पर ईयर वो डिलीवरी चल रही है। बात यहीं खत्म नहीं हो जाती है। रिक्वायरमेंट है लगभग 180 एयरक्राफ्ट की, जिसमें कि मार्क 1 है कुछ, और मार्क 1 एलसीए मार्क 1 और मार्क 1A, ये दोनों एयरक्राफ्ट हैं। तो जब इतने सारे एयरक्राफ्ट बन रहे हैं तो आपको इस पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में प्रोडक्शन रेट को ऑगमेंट करना पड़ता है। और वही चीज़ अभी जो मोदी जी ने टास्क दिया है अपने डिफेंस सेक्रेटरी को कि ये फिर से वो बाकी और भी लोगों से जो प्राइवेट फर्म में हैं जो कि एयरक्राफ्ट बनाने की कैपेबिलिटी रखते हैं, वो पर्टिकुलर जो एक मेजर इक्विपमेंट होगा, मेजर सिस्टम होगा, वो बनाने के लिए देंगे। तो ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। देखिए हम लोग कहते हैं, मोदी जी कहते हैं, मैं उनका तो बड़ा फॉलोअर हूँ, बड़ा सोचो। हम सिर्फ 4 एयरक्राफ्ट के बारे में क्यों सोच रहे थे जब एचएएल ने पहली बार कहा था? अभी फिलहाल 19 एयरक्राफ्ट हम ले रहे हैं हर साल में। हम 19 एयरक्राफ्ट के लिए क्यों सोचें? हम 40 एयरक्राफ्ट के लिए क्यों नहीं सोचें? तो ये जो एक थिंकिंग आई हुई है भारत के पास में, इससे बहुत काम बनने वाला है। और ये जो बता रहा हूँ कि मार्क 1 तो ऑलरेडी चल रहा है, 3 स्क्वाड्रन उसके बन गए हैं, चौथा स्क्वाड्रन बन रहा है। और मार्क 1A जब बनेगा, ये मार्क 1A जो है ये कई 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट के कान काटने वाला है। मैं बड़ी सीधी लैंग्वेज में आपको बताता हूं, क्योंकि इसके जो एवियोनिक्स हैं वो 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट वाले हैं, जो कि इवन रफाल से कुछ मामले में कुछ हद तक जो है वो परिष्कृत है।